now we are starting with another topic that is called as common ion effect. Now common ion effect अगर specifically बोला जाए तो आप लोगों ने इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा हुआ है एंड स्टार्ट करते साथ ही मैं पहले बता देती हूँ कि कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल जो है वो सिंपली ये कहता है दैट इफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स आर गोइंग टू हैम्पर द रिएक्शन, सपोज ये भी मैं यहीं पर कवर कर देती हूँ। सपोज एक रिएक्शन ए प्लस बी जो है वो प्रोडक्ट सी बनाना चाहता है, ठीक है। एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी अगर एक्सटर्नल फैक्टर लेट से एक्स है, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने में प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब वो रिएक्शन को फॉरवर्ड नहीं जाने दे रहा है, तो क्या होता है रिएक्शन अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करता है, रिएक्शन अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करता है कि वो पूरा का पूरा रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या है ये देख लेते हैं। और पहली बात तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉमन आयन, मतलब हम लोगों को आयन्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनका वो अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा हम लोगों को वो स्टडी करना है यहाँ पर। इसका सबसे अच्छा अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी करवाती हूँ। देखो अगर सपोज हमारे पास किसी भी सॉल्ट है, सपोज एक बीकर के अंदर सॉल्ट दिया हुआ है और आप सॉल्ट के अंदर कंटिन्यूसली HCl डाल रहे हैं, ठीक है। HCl कंटिन्यूसली ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर डाला जा रहा है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन जो होगा देखो कैसा होगा, यू विल हैव Na प्लस आयंस, यू हैव H प्लस आयंस एंड देन यू विल हैव क्लोरीन प्रेसिपिटेट। आपके पास Cl2 का यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये प्रेसिपिटेट बना क्यों? बिकॉज एक सॉल्यूशन के अंदर जब एक आयन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ऑब्वियसली उसका मास इंक्रीज होगा, एंड क्योंकि उसका मास इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ना खराब लिखा है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आप चेंज कर नहीं रहे हो, आपका मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी अल्टीमेटली इंक्रीज होगी, और डेंसिटी अल्टीमेटली अगर इंक्रीज होती है तो वहां पर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा आयन का, एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन। मतलब ये देखो यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl कॉमन आयन था ना, तो कॉमन आयन जब साथ में आए तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखाया। वैसे ही आप लोग जब सॉल्ट एनालिसिस करते हो ना, इनऑर्गेनिक में जो सॉल्ट एनालिसिस होता है उसमें यू यूज NH4Cl एंड NH4OH। यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट है पर आप लोग शायद उस पर ध्यान नहीं देते हो। तो NH4Cl और NH4OH यूज किया जाता है, जिसकी वजह से देखो क्या बनेगा, अमोनियम आयन जो है यहाँ पर कॉमन है, बराबर। तो अमोनियम आयन जो है वो कॉमन है, प्लस आपको मिलेगा Cl माइनस आयन, प्लस आपको मिलेगा OH माइनस आयन। इन पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये आपको ट्वाइस मिल रहा है, जिसकी वजह से अमोनियम का क्या प्रेसिपिटेट तैयार होता है। तो जहां पर भी हमारे पास एक ही आयन बहुत ज्यादा रिपीट होता है जिसकी वजह से उसका मास इंक्रीज होता है, और मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, दैट अंडरगोज प्रेसिपिटेशन। मैं यहाँ पर साइन दिखाती हूँ, ये जो उल्टा एरो होता है ना, ये उल्टा एरो आप लोगों के लिए प्रेसिपिटेशन होता है। देखो ये दिस डिफाइंस प्रेसिपिटेशन, दिस डिफाइंस एवोल्यूशन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में से जब कुछ इवॉल्व हो रहा है तो ये साइन आपको दिखाता है। इंपॉर्टेंट एक और चीज है, कभी अगर आप एवोल्यूशन के लिए ये दिखा रहे हैं ना तो कभी भी उसके ब्रैकेट में गैसेस मत लिखना, ये दोनों चीजें साथ में नहीं इस्तेमाल हो सकती हैं। Either way you are explaining the same thing ना, that the particular substance is going out from the reaction, so both are same, so don't show both the things, it is chemically incorrect अगर कहना चाहूँ तो। अब एप्लीकेशंस देखते हैं, तो ये एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन से आप लोग इससे सोप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इससे आप लोग डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्लस इससे वाटर प्यूरिफिकेशन भी होता है, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन जो है इस मेथड से होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन। जितने भी आयंस वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ना तो उसमें क्या किया जाता है, जितने भी वेस्ट आयंस रहते हैं ना उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए उसी का एक सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा आयंस होते हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, एंड द नॉर्मल थिंग्स आर गिवन बाय दी, और द नॉर्मल थिंग्स इज व्हाट वी गेट। हाँ, इंपॉर्टेंट एक और चीज बता देती हूँ इसके अंदर, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आई जस्ट क्लियर द बोर्ड, सॉरी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये ध्यान रहे, डी ब्लॉक के लिए ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए फायदा हो जाएगा। कैसे? देखो सपोज आपके पास कॉपर नाइट्रेट है, या फिर मैं आपको कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, सबसे इजी है। अगर कॉपर सल्फेट है और अगर आपने कॉपर सल्फेट के साथ ऐसा कुछ डाल दिया जिसके अंदर सल्फेट प्रेजेंट है,
लेट्स से सोडियम सल्फेट डाल दिया, Na2SO4, और आपको ऐसा लग रहा है, लाइक यू आर थिंकिंग कि सल्फेट आयन है, अच्छा प्रेसिपिटेशन मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो कॉपर है ना, ये क्या करे, ये क्या है, कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना सकता है। तो क्या करेगा ये सल्फेट को भी अपने साथ मिक्स कर लेगा और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी का जनरल कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाना चाहूँ तो देखो क्या बनेगा। ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है आई डोंट नो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि इनका कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबिलिटी है बनने की। तो ये देखो Na2CuSO4 ट्वाइस, तो प्रेसिपिटेट तो नहीं बना लेकिन आपने एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना के यहाँ पर तैयार कर दिया। सो रिमेंबर कॉमन आयन इफेक्ट डज नॉट अप्लाई टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स।